बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे अपने सपनों के लिए काम करते रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन आपके सारे ख्वाब मुकम्मल होंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो पुस्तक है अपनी, आरोह है भाग 2, उसका आज 9वां अध्याय देखेंगे हम। फिराक गोरखपुरी साहब का। गोरखपुरी साहब बड़े कमाल के शायर रहे हैं। मूल नाम की इनकी बात करें तो मूल नाम इनका कई बार पूछा जाता है, रघुपति सहाय फिराक। ये इनका मूल नाम है, रघुपति सहाय फिराक। और फिराक गोरखपुरी नाम से इन्होंने शायरी की, इस नाम से ये प्रसिद्ध हुई हैं बहुत। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 5080 के तकरीबन लोग जुड़े हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। देखिए साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी रुबाइयाँ और जो गज़ल है वो देखेंगे इस अध्याय के अंदर। पहले परिचय देखते हैं, परिचय से भी कई बार सवाल पूछा जाता है इनके। तो मूल नाम तो पता हो ही गया, रघुपति सहाय फिराक साहब। जन्म की बात करें तो 28 अगस्त सन 1806 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में साहब जन्म होता है। और इसी सन के दौरान आसपास ही अपने निराला साहब का जन्म होता है। वो कमेंट करके बताइएगा कब होता है, ठीक है। शिक्षा की हम बात करें गोरखपुरी साहब के, तो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत और बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में होती है। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये कब चयनित होते हैं। 1917 के अंदर चयनित होते हैं, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इस पद को जो छोड़ भी देते हैं साहब, ठीक है। तो 1918 में ये पद है जो त्याग देते हैं साहब। कौन सा? डिप्टी कलेक्टर का पद। वहीं 1920 में फिर स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण ये 1.5 वर्ष के जो जेल भी काटते हैं साहब। स्वाधीनता आंदोलन के चक्कर में 1920 में क्या 1.5 साल की जेल भी काटनी पड़ती है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में क्या बने फिर साहब, अध्यापक भी रहे ये, ठीक है। सम्मानों की बात करें, पुरस्कारों की हम बात करें इनको, तो गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान में रखना, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। वहीं ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों से इनको नवाजा है जो गया गया। महत्वपूर्ण कृतियों में बात करें तो गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई, ये इनकी रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं। 1983 में निधन हो जाता है साहब। पंक्तियों को याद रखिएगा कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। कौन कहते हैं? फिराक साहब कहते हैं। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है साहब, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। वहीं नज़ीर अकबराबादी, तो वहीं आगे नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी साहब का भी है जो आया है साहब। फिराक ने क्या किया है, फिराक गोरखपुरी साहब ने जो परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार है उसका उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। तो परंपरागत जो शब्द भंडार है उनका इन्होंने यूज किया है, प्रयोग किया है, और फिर उसको अपने तरीके से अपने लहजे के अंदर है जो ढालकर जो व्यक्त किया है, और नए सब्जेक्ट, नए मामलों के साथ में है जो जोड़कर किया है। वहीं आगे हम देखें तो उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द, उनके यहाँ से तात्पर्य इनकी रचनाओं में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में है जो ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई, तल्ख मतलब होता है कड़वी, उर्दू में तल्ख यानी कड़वी सच्चाई, और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल है जो खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए है जो विख्यात है। कई मुहावरों का प्रयोग है जो उर्दू शायरी के अंदर, गज़लों के अंदर, शेरों के अंदर किया जाता है। शेर लिखे नहीं जाते कहे जाते हैं, यानी एक तरह
का संवाद प्रमुख होता है साहब। ठीक है, मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात है जो कही है। प्रकृति हो, मौसम हो और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। बहुत अच्छी पंक्ति है, अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है कि दिव्यता जो है एक विशेष जो बात है वो भौतिकता से अलग नहीं है, भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। जो भी संसार के अंदर आपको नज़र आ रहा है भौतिक रूप से, वो भौतिक होने के साथ साथ एक दिव्य भी है। चमत्कारिक है कि ये कैसे हुआ होगा, कैसे हो गया ये। फिराक साहब के हम देखें इस अध्याय के अंदर तो फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप है जो दिखता है। रुबाई साहब यूँ तो अमीर खुसरो के वहाँ से चलती है, प्रारंभ होती है। रुबाई जैसे हिंदी में मुक्तक होता है 4 पंक्तियों में, उसी प्रकार उर्दू में अपने यहाँ पर रुबाई कही जाती है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप मिलता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद है जो दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले हो। जैसे बिंब जो है उस तरह के बिंबों का प्रयोग आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदियां किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से है जो निहाल है। कल्पना करते हैं चंदा मामा है वो और ये वहाँ पर नदियाँ किनारे उतरेंगे और वहाँ पर दूध भात खाएंगे, ये सारी सारी कल्पना बच्चे हैं जो करते हैं आसमान में चांद वगैरह तारों वगैरह को देखकर। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना ही है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है ये कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, बहुत कमाल का शेर और बहुत गहरा शेर है। बहुत देखिए पीर देखिए इसके अंदर, पीड़ा देखिए कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। देखिए कितना क्या गुजरी है उन पे, क्या बात कही है। लोका देना, घुटनियों से लेकर कपड़े पहनाना, लोका देना यानी उनको हिंडाना। गेसों में कंगी करना, बालों में कंगी करना। रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद जाया बालक, रस की पुत्री, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में है जो पलवित करना चाहते थे। हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण देखने को मिलता है वो हिंदुस्तानी ज़बान है जो कही जाती रही है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है जो ये करते हैं अपने यहाँ पर। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। ये पंक्तियाँ देकर पूछ लिया जाए कुछ भी पंक्ति किस अध्याय से संबंधित है, फिराक गोरखपुरी के यहाँ से। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है निम्न में से किस त्यौहार को एक मीठा बंधन बताया गया है फिराक गोरखपुरी के अध्याय में, इस अध्याय के अनुसार। तो रक्षाबंधन दे दिया, दिवाली का ऊपर आया दिवाली दे दिया, ये जिक्र आए तो एक दो त्यौहार और दे दिए, तो वहाँ पर ध्यान में रखना रक्षाबंधन को एक मीठा बंधन है जो कहा है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, कब आता है? सावन में। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का है जो बहन से। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। पंक्तियाँ आ गई कि सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का है। डैश डैश दे दिया, बहन से, वातावरण से, प्रकृति से, कुछ भी दे दिया तो क्या है? बहन से। पाठ में, और ये जो सावन में रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन कब आता है ये जीके के अंदर भी एक बार सवाल पूछा गया है, जो तिथि पूछी गई है सावन में इसकी, वो भी आप ध्यान में रखना। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है, रुबाइयाँ भी है और गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है ये गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही है काव्य शिल्प की क्या ऊंचाइयाँ, काव्य शिल्प की
ऊंचाइयां भी देखने को मिलती है, जो गज़ल की विशेषता है जो मानी जाती है। वाचन कर लेते हैं रुबाई का और गज़ल का, फिर हम इसका देखेंगे क्या भावार्थ। रुबाई देख लीजिए पहले कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद जाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती है राखी। अब गज़ल का भी वाचन कर लेते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे कि नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक ग्रहें खोले है, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले है। तारे आँखें झपकावे है जर्रा जर्रा सोए है, तारे आँखें झपकावे है जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों सब पे सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, बहुत मेरा पसंदीदा शेर है इनका, कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। और सदके फिराक, ये आखिरी जो शेर होता है जिसमें शायर का नाम आता है वो मक्ते का शेर कहलाता है, और पहला जो शेर होता है पहली जो पंक्तियाँ वो मतला कहलाता है, और आखिरी का मक्ता। सदके फिराक एजाज़े सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। तो ये थी अपनी गज़ल इनकी, और ये थी रुबाइयाँ। पहले रुबाइयों का अर्थ है जो हम देखते हैं। तो देखिए साहब, व्याख्या देखिए रुबाई की। तो यहाँ पर कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर इस रुबाई के अंदर जो फिराक गोरखपुरी साहब ने एक छोटे बच्चे और उसकी माँ का वर्णन किया है। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर शायर, क्या कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा यहाँ पर कौन है? बच्चा है। कौन है? जो बच्चा शिशु है, माँ उसको गोद में लिए जो आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी वह उसे हाथों पे झुलाने लगती है। आप बच्चों को रहते हो ना, गोद में लेकर उसे झुलाते रहते हो। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और कभी हवा के अंदर है जो उछालते हो आप झूला देने के लिए झुलाते हो आप हवा के अंदर, कभी कभी है जो उछाल कर है जो झुलाती है, उछाल कर है जो खुश करती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, यानी कि कभी उसे है जो हवा में उछाल कर जो खुश होती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और शिशु माँ के हाथों में ये जो झूला झूलकर लोका देने की वजह खिलखिला कर क्या है, हंस उठता है। खिलखिलाते बच्चे की हंसी गूंज उठती है, तो उस बच्चे की जो खिलखिलाती हंसी है पूरे वातावरण में क्या है तो गूंज जाती है। वातावरण एक तरीके से प्रसन्नचित्त हो जाता है, यूँ समझिए। नहला के, उतना कठिन है नहीं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाते कपड़े।
छोटे बच्चे के साथ में जिस तरह की एक्टिविटी करती हैं माएँ, आपने भी देखा होगा अपने परिवार में, अपने घुटनों के बीच में ले लेती है, कपड़े पहनाती, वही चीज़ें यहाँ पर रुबाई के रूप में अपने फिराक साहब ने कही है। तो माँ तो क्या, नहला के छलके छलके निर्मल जैसे, पहले तो माँ क्या करती है, उस शिशु को साफ स्वच्छ पानी में क्या अपने हाथों से क्या पानी छलका छलका कर जो नहलाती है, पानी को छलका छलका कर नहलाती है। और उलझे हुए गैसों में कंघी करके, जो उसके बाल हैं, शिशु के जो बाल है जो उलझ गए हैं, उनमें क्या करती है, कंघी करती है, कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, और जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े, जब वो बच्चा उस बच्चे को घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है अपने घुटनों के बीच में लेकर, तो बच्चा है जो माँ को है बड़े प्यार से देखता है, माँ के मुख की ओर जो निहारता रहता। तो ये दृश्य जो है बहुत रोचक है साहब, बहुत अद्भुत है। अगली साखी की, दिवाली की शाम पर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो इस रुबाई में अपने शायर साहब ने दिवाली की जो शाम है उसका वर्णन किया है कि दिवाली की शाम है और घर है जो पूरी तरीके से रंग रोगन से पुता हुआ है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम, दिवाली पर हम रंग रोशन करवाते हैं ना, तो दिवाली की शाम है और घर है जो पूरी तरीके से रंग रोगन हो रखा है, पुता हुआ, बिल्कुल बढ़िया से सजा हुआ है। और चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। और माँ क्या करती है, अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए क्या लाती है, चीनी के खिलौने है जो, चीनी मिट्टी के खिलौने हैं जो, जगमगाते खिलौने हैं जो लेकर आते चमकते हुए। और उस सुंदर माँ के मुख पर एक तरीके से सौंदर्य की मधुर आभा है, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, उस रूपवती मुखड़े पर यानी उस सुंदर माँ के, रूपवती के यहाँ पर मुखड़ा किसके लिए है, उस सुंदर माँ के मुखड़े पर, मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है, और बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और वह बच्चों के खिलौने में क्या, बच्चों के खिलौने के बीच में एक दिया है जो जलाती है, जिससे क्या बच्चा जो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और अगली रुबाई देखिए कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो कहीं हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो इस रुबाई में बच्चा जो एक्टिविटी करता है कि मुझे तो चांद चाहिए, चांद चाहिए, उसी का बाल सुलभ जिद का जो वर्णन है। तो शायर क्या कहते हैं, देखो बच्चा अपने आंगन में क्या झूठ मूठ में ही है जो क्या है, रो रहा है। बच्चे करते हैं ना, मुझे तो वो चाहिए, इस तरीके से। तो आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, आंगन के बीच में लेट गया है और झूठ मूठ में रो रहा है, जिदियाया है मतलब ठुनक रहा है यानी मचल रहा है, जिदिया जिद कर रहा है। क्या जिद कर रहा है, बालक तो है ही चांद पे ललचाए, तो वह बालक तो है ही वैसे तो, और उसका मन किस पर आ गया, चांद लेने पर आ गया कि बालक तो है ही, बालक तो है ही वैसे ही, और चांद पे ललचाए, उसका मन क्या चांद पे ललचा गया, मुझे तो वो चांद चाहिए ऊपर वाला, वो का वही चाहिए मुझे तो, ठीक है, और कोई नहीं चाहिए। माँ कहती ये ले, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, वो ही लेना है मुझे तो। मतलब चांद, माँ से कहता है कि चांद ला कर दो, मुझे चांद लाने की जिद पर है जो अड़ जाता है। तो दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, तो फिर माँ क्या सॉल्यूशन निकालती, क्या समाधान निकालती कि दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो उसको क्या करती है, उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती, उसे कांच देकर बहलाती, देख बेटा चांद इस दर्पण में आ गया, इस कांच के अंदर जो दिख रहा है वो चांद ही है, और दर्पण को तू हाथ में ले ले, अब ये तेरा हो गया है। मतलब ये जो चांद दिख रहा है ये भी क्या तेरा हो गया है। अगली देखिए रुबाई में अगली पंक्तियाँ कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। शायर कहता है कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले बादलों की हल्की है जो घटा छाई हुई है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में काले बादलों की घटा है जो हल्की हल्की छाई हुई है, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जो नन्ही बालिका जो रस की पुतली जैसी मधुर है, उमंग से क्या भरपूर है, उसने पाँव में क्या लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं, और भाई के है बांधती चमकती राखी, जो लच्छे पैरों में पहने हुए वो चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, और वह खुशी से अपने भाई की कलाई पर क्या बांधती, फिर राखी बांधती है। तो देखिए यहाँ पर रुबाई छंद का प्रयोग किया गया, अगर आपको पूछ ले इसके अंदर। और नन्ही सी बालिका के लिए रस की पुतली शब्द का प्रयोग है जो किया गया है, नन्ही सी बालिका के लिए क्या किया गया, रस की पुतली, बिजली की तरह चमक रहे हैं, भाई के है बांधती चमकती राखी, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली किसके लिए है, नन्ही बालिका के लिए।
रुबाई के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है एक तरीके की, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुक्तक में भी 4 होती है, और इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया है जो मिलता है। ठीक है, पहली, दूसरी और चौथी में काफिया मिलता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। देख लीजिए, पुतली ई की ध्वनि आ रही है, दूसरी में भी ई की आ रही है और चौथी में ई की आ रही है, तो ये तुकांत है। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए जिदियाया है, ललचाया है और आया है। तो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या है, तुकांत होता है, काफिया है जो मिलता है। तुकांत को क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं उर्दू के अंदर, अपने अरबी फारसी में, ये ध्यान में रखना। और तीसरी पंक्ति क्या है, अतुकांत होती है, स्वच्छंद होती है। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो जरूर ध्यान में है जो रखिएगा। पहली पंक्ति में तुक मिलता है यहाँ पर, दूसरी में मिलता है, तीसरी अतुकांत रहती है और फिर चौथी में जो वापस मिल जाता है। ठीक है, और ये गज़ल की व्याख्या है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे कल। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर अपने 5080 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। और पढ़ाई को लेकर बहुत सारे डिमोटिवेट रहते हैं, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। किस नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। तो किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से मोटिवेट रहना है खुद को, किस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाकर चल सकते हैं, तो आदि की आवाज़ मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, इस पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं पढ़ाई से संबंधित, तो जाकर देखिए। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलता है।